गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 10 है ये। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 अक्टूबर हो गई है आज, और 10 फरवरी 2021 को जो है इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे अगले वर्ष वाले आईएएस की परीक्षा के। और 27 जून को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हर दिन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा थोड़ा। तो आज 21 अक्टूबर का प्रश्न क्रमांक संख्या 1 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। समुद्री घास से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, यह केवल उष्णकटिबंधीय समुद्री तटों पर पाई जाती है, केवल का यूज़ हुआ है। और समुद्री घास में प्रजातीय विविधता बहुत कम होती है, लेकिन प्रजातियों का वितरण बहुत व्यापक स्तर पर पाया जाता है। भारत के संपूर्ण तटीय प्रदेशों में पाई जाती है समुद्री घास। ऐसा है क्या? संपूर्ण तटीय क्षेत्र में पाई जाती है क्या? देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं है केवल उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों पर पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंध में भी तो पाई जाती होगी ना। तो एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक है वो नहीं होगा। समुद्री घास में प्रजातीय विविधता बहुत कम ही होती है, सही है, लेकिन प्रजातियों का वितरण बहुत व्यापक स्तर पर पाया जाता है। मतलब प्रजाति विविधता कम होती है, मतलब एक ही जैसी दिखाई देती है अधिकतर। यह भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है। 2 और 3 सही हो गए, तो बी है इसका आंसर। तो समुद्री घास समुद्री पुष्पी पौधे होते हैं जो मुख्यतः उथले सागरीय जल जैसे कि जलमग्न खाड़ी, लैगून में उगते हैं। और समुद्री घास मुख्यतः समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों पर पाई जाती है। तो केवल की वजह से गलत है पहला स्टेटमेंट। समुद्री घास में प्रजाति विविधता बहुत कम पाई जाती है, लेकिन प्रजातियों का वितरण बहुत व्यापक स्तर पर पाया जाता है। और समुद्री घास जो है वो अलिस्मा तालेस जो ऑर्डर है, जिसको गढ़ बोलते हैं हिंदी में, उससे संबंधित है। अलिस्मा तालेस, जिसकी 4 परिवारों से संबंधित केवल 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्रों में समुद्री घास पाई जाती है। अगर तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य की बात की जाए तो ये उसमें प्रचुर मात्राएं पाई जाती हैं, इन दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। यह एक बारहमासी पौधा है जो पोषक तत्वों को अपनी गहरी मांसल जड़ों के अंदर संग्रहित करता है। इसकी कृषि मुख्यतः शुष्क और ठंडे भागों में की जाती है। भारत में इसकी कृषि नहीं की जाती, और भारत में मुख्यतः ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से आयात इसका किया जाता है, जिसकी लागत लगभग कितनी पड़ती है भारत को? 600 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं इसके लिए। कौन है ये? किस कृषि फसल की बात कर रहा है? ऊपर दिया गया गद्यांश। ये यूपीपीसीएस में ही पूछा गया था अभी प्रश्न, मतलब इससे रिलेटेड ही था। इसका उत्तर है हींग। क्या है? हींग, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हींग एक बारहमासी पौधा है जो पोषक तत्वों को अपनी गहरी मांसल जड़ों के अंदर संग्रहित करता है। इसकी कृषि मुख्यतः शुष्क और ठंडे भागों में की जाती है। भारत में इसकी कृषि नहीं की जाती। भारत हींग का आयात मुख्यतः ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से करता है, जिसके लिए भारत को चुकाने पड़ते हैं 600 करोड़ रुपए। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर के वैज्ञानिक भारतीय हिमालयन क्षेत्र में हींग की कृषि को बढ़ावा देने के लिए मिशन प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए पूछा गया है ये प्रश्न। अगर ये हो जाता है सफल तो फिर ये लागत बची गई, समझो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत का पहला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी असम में बनाया जा रहा है। ब्लंडर, मिस्टेक हो गया है। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश की राजधानी असम ही नहीं है, ठीक है। मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, हम इसको काटेंगे नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। क्वेश्चन बनाने का पर्पज़ ये था कि पहला स्टेटमेंट है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया जा रहा है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको हटा दीजिए। और असम में ही बनाया जा रहा है, जो कि स्टेटमेंट सही है। यहाँ लखनऊ होता तो गलत हो जाता। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है।
भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। हाँ सही है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट। अगर ये प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में होता तो डिलीट कर दिया जाता, क्योंकि ब्लंडर मिस्टेक है। फिलहाल इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में, कहाँ पर, असम में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। आधिकारिक सूचना क्या कहती है कि इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण तकरीबन 694 करोड़ की लागत से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। अब देखिए, असम का जो बोगाई गांव है, बोगाई गांव जिले में बनने वाले इस पार्क से असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को हवाई, सड़क, रेल तथा जलमार्ग के माध्यम से सीधा जोड़ा जाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा साधना दर्रा, कहाँ स्थित है ये? उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर। साधना दर्रा कहाँ पर है ये? लद्दाख में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं, अरुणाचल में नहीं, यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो साधना दर्रा जम्मू और कश्मीर का एक पर्वतीय दर्रा है। साधना दर्रे को पहले नास्ताचुन दर्रे के नाम से भी जाना जाता था। यह हिमालय में अवस्थित है और कुपवाड़ा जिले की करनाह तहसील को कश्मीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। यह विशाल सम्सब्री पर्वत श्रृंखला, सम्सब्री माउंटेन्स रेंज में स्थित है। ठीक है, इंडिया और चाइना के विवाद से चर्चा में है ये। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यह दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला पर बना एक पर्वतीय रास्ता है जो मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति से जोड़ता है। तो कौन सा है ये दर्रा? माना दर्रा है क्या? ये तो उत्तराखंड में है, लिपुलेख भी उत्तराखंड में है, तो इन दोनों के आंसर होने की संभावना बहुत कम है। इसका आंसर है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। बायो रेमेडिएशन के द्वारा संभव है समुद्री जल पर फैली तेल की परत को तोड़ना, चेचक जैसे रोगों का इलाज, कोविड-19 महामारी के असर को रोकना। क्या क्या संभव है बायो रेमेडिएशन से? कोविड-19 को बायो रेमेडिएशन से कैसे रोकोगे? गलत है स्टेटमेंट। चेचक जैसे रोगों का इलाज भी नहीं होगा इससे, केवल एक ही सही हो जाएगा, समुद्री जल पर फैली तेल की परत को तोड़ना। तो देखिए, बायो रेमेडिएशन है क्या वैसे? देखिए, इसे उस प्रक्रिया के द्वारा या रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सूक्ष्म जीवों या उनके एंजाइमों का उपयोग पर्यावरण में मौजूद दूषित पदार्थों को उनकी मूल स्थिति से हटाने एवं बेअसर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो टैंकर वैंकर जाते हैं ना, उसमें बायो शिप, तो तेल वेल उन्हें फैल जाता है वहाँ पर, तो उसी को हटाने के लिए, जल प्रदूषण को बचाने के लिए बायो रेमेडिएशन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसको, तेल को खा जाते हैं वो, और उसकी सफाई की जाती है वहाँ पर, ताकि उसको मछली खा के ना मर जाए। तो देखिए, हाल ही में क्यों पूछा गया है प्रश्न? हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा समुद्री रोगाणुओं तथा गेहूं के चोकर के कंसोर्टिया का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक प्रजातियों का समूह का उपयोग करके इमोबिलाइज्ड मतलब रोगाणुओं पर नियंत्रण में गिरावट, एग्रो अवशेष बैक्टीरियल कोशिकाओं का एक पर्यावरण अनुकूल कच्चे तेल बायो रेमेडिएशन तंत्र तकनीक को विकसित किया गया है। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है ये। एग्रो अवशेष बैक्टीरियल कोशिकाओं पर एक पर्यावरण अनुकूल कच्चे तेल बायो रेमेडिएशन तंत्र तकनीक इको फ्रेंडली क्रूड ऑयल बायो रेमेडिएशन मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है बायो रेमेडिएशन। तो इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि होता क्या है और क्या क्या इससे कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम 1873 से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट वाला स्टेटमेंट है। इस अधिनियम का उद्देश्य इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? असम के क्षेत्र में स्वदेशी जनजातियों की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित करना था।
वर्ष 1824 से 26 के एंग्लो बर्मी युद्ध में असम को जीतकर ब्रिटिश अधिकारियों ने पहली बार पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश किया था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के बहुमूल्य संसाधनों के दोहन का भी माध्यम था। बताइए, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, बीते एक सप्ताह में हो क्या रहा है, पूर्वोत्तर के दो स्टेट आपस में झगड़ रहे हैं। वो कौन कौन है? वो हैं मिज़ोरम और असम। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, पिछले कुछ समय में तकरीबन 8 लोग घायल भी हुए हैं वहाँ पर, और वहीं कई स्थानीय लोगों की संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। अब मेन पॉइंट क्या है, असम और मिजोरम के निवासियों के बीच उत्पन्न यह क्षेत्रीय विवाद पूर्वोत्तर में लंबे समय से चल रहा है। नया नहीं है, ये बहुत समय से चल रहा है। ठीक है, और ये अंतर्राज्यीय सीमा के मुद्दे को रेखांकित करता है इन दोनों के बीच। अब विवाद का कारण क्या है, देखिए वर्तमान में असम और मिजोरम तकरीबन 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। 165 किलोमीटर की सीमा, और दोनों राज्यों के बीच क्षेत्रीय विवाद की जड़ों को औपनिवेशिक काल में खोजा जा सकता है। बहुत पुरानी है ये, जब मिजोरम को असम के लुसाई हिल्स ज़िले के रूप में जाना जाता था। ये जो मिजोरम है ना, मिजोरम पहले असम का ही ज़िला था, असम का लुसाई ज़िला था या लुसाई हिल्स। असम और मिजोरम के बीच क्षेत्रीय विवाद मुख्य तौर पर ब्रिटिश काल में जारी दो अधिसूचनाओं के कारण उत्पन्न हुआ था। इसमें पहली अधिसूचना वर्ष 1875 में जारी की गई थी, जिसके माध्यम से लुसाई हिल्स को कछार कछार लुसाई भी असम का और कछार भी असम का ही। कछार है मैदानी भाग मतलब प्लेन एरिया, और लुसाई है हिली एरिया। तो लुसाई हिल्स को कछार मतलब वर्तमान असम का जो डिस्ट्रिक्ट है कछार, इसको जो है अलग कर दिया गया था। ठीक है, वहीं दूसरी अधिसूचना जो है 1933 में जारी की गई, जिसमें लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच की सीमा का रेखांकन जो है वो किया गया। अब देखिए, जहां एक और मिजोरम का मानना है कि असम और मिजोरम के बीच की सीमा का विभाजन 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए, जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अधिनियम 1873 के माध्यम से जारी की गई। अब मिजोरम के लोगों का मानना है कि 1933 की अधिसूचना को जारी करने के संबंध में स्थानीय लोगों से परामर्श नहीं लिया गया था। तो ये सब चीज़ है, और यहाँ एक अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, तो इससे अगर सवाल बना तो इसको पढ़ लीजिएगा फिर से तीनों स्टेटमेंट को, या फिर सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन से पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जो विवाद का कारण बने हुए हैं, झगड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। काती बिहू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा सही है? देखिए, बिहू तो असम का ही है, तो काती बिहू किसी और स्टेट का है क्या? ये काती बिहू उसी का प्रकार है बिहू का, तो गलत है स्टेटमेंट, असम होना चाहिए यहाँ पर, त्रिपुरा नहीं। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, दूसरा सही है केवल, हाल ही में मनाया गया न्यूज़ में। तो काती बिहू असम के उन 3 बिहू त्योहारों मतलब कृषि त्योहारों में से एक है, जिसे असम राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्यौहार, जो कांगोल है, जो कोंगाल है, कोंगाल कोंगाल का अर्थ है गरीब, के नाम से जाना जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, जब फसलें उगने की अवस्था में होती हैं और किसानों के भंडार घट रहे होते हैं। काती बिहू को साकी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है, और जो खेतों में बांस के खंभों की युक्तियों पर चलाया जाता है, जो आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शिका का प्रतिनिधित्व करता है। बांस के खंभे बनाकर चलाया जाता है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सिडनी स्थित लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? एशिया पावर इंडेक्स 2020 जारी किया गया हाल ही में। लेवी इंस्टीट्यूट ने कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है, और भारत इसमें पहले स्थान पर बिल्कुल भी नहीं है, भारत है चौथे स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। पहले पर कौन है फिर? पहले पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सिडनी स्थित है लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इसने की है पावर इंडेक्स 2020, एशिया पावर इंडेक्स 2020। भारत को 100 में से इसमें मिले 39.7 अंक के साथ भारत चौथे स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2020
एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इस इंडेक्स में एशिया पैसिफिक को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका जो है 81.6 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर अपनी स्थिति जमाए हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर है चीन 76.1 अंक के साथ, और तीसरे स्थान पर है जापान 41 अंक के साथ, और चौथे पर है भारत 100 में से 39.7 अंक के साथ। कुछ ही अंक पीछे रह गया जापान से, वरना तीसरे पर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक हाल ही में संपन्न हो चुकी है। अब इस बैठक के दौरान पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपको बताना है कि इन पुरस्कारों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया, या 3 श्रेणी में प्रदान किए गए पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सौर पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया गया, कल्पना चावला पुरस्कार प्रदान किया गया, दिवाकर पुरस्कार प्रदान किया गया, नहीं प्रदान किया गया तो राकेश शर्मा पुरस्कार। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री थे ना ये भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक के दौरान ISA के फ्रेमवर्क समझौते के बाद पहली बार सौर क्षेत्र में काम करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को सौर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए, जो इस प्रकार हैं। विश्वेश्वरैया पुरस्कार पहला है। अगर इसकी बात करें तो यह पुरस्कार ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक में अधिकतर सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार जो है एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप तथा अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को प्रदान किया गया। अगर बात करें कल्पना चावला पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। IIT दिल्ली भारत के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर अथॉरिटी कहाँ की, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर आयशा अल नोमी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, PCS में पूछे जा सकते हैं नाम, या इसी तरह से ही पूछा जाएगा कि 3 श्रेणी कौन सी हैं, कौन सी नहीं है, 3 को रख देगा, कल्पना चावला, दिवाकर और विश्वेश्वरैया। बात करें दिवाकर पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफ़ी अधिक बढ़ाया है। अर्पण संस्थान हरियाणा और आरूसी सोसाइटी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, दिवाकर पुरस्कार। अगर पूछा जाए आपसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर लीजिएगा। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।